A galvanometer of 25 ohm and having a full scale deflection for current of 10 milliampere is changed into voltmeter of range 100 volt by connecting a resistance R in series with the galvanometer. The resistance R in ohm is, ठीक। तो सिंपल है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। तो ये मान लिया गैल्वेनोमीटर है आपका, और ये पॉइंटर है, ये स्केल होगी इसकी। और गैल्वेनोमीटर से अगर वोल्टमीटर बनाना है तो उसके सीरीज में एक हैवी रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक। उसके सीरीज में एक हैवी रेजिस्टेंस लगाएंगे, और कितना वोल्टेज मेजर करने की रेंज का बनाना है डेल्टा वी, तो उसकी वैल्यू आपकी होती है आई जी। आई जी मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है इनटू जी प्लस आर। तो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं। कितने वोल्टेज का वोल्टमीटर बनाना है, उसकी रेंज क्या दी है, तो ये दी है 100 वोल्ट, तो ये तो हो गया 100 वोल्ट। आई जी कितना है, तो आई जी है 10 मिली एम्पियर, मतलब 10⁻³ इंटू जी प्लस आर। जी जो है वो है 25 ओम, और आर आपको निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 10, एक जीरो कैंसिल आउट होगा, 10⁻³ दे जाएगा तो +3, तो ये तो बन गया आपका 10,000, और -25 करेंगे वो आर के बराबर आएगा। तो आर जो आपका आएगा वो आएगा 9,975। सो योर आंसर इज डी पार्ट। इन द गिवन सर्किट करंट इन 2 ओम रजिस्टर इज, ठीक है, 2 ओम में कितनी करंट जाएगी ये पूछ रहे हैं। ये वाला 2 ओम ही होगा। तो ऊपर वाली ब्रांच में अगर आप देखोगे तो 2 ओम और 3 ओम, तो ऊपर वाली ब्रांच में नेट रेजिस्टेंस 5 ओम है। और नीचे वाली ब्रांच में देखोगे तो नीचे वाले में भी 3 ओम और 2 ओम, नीचे वाले में भी नेट रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है। तो ऊपर वाले में भी 5 है, नीचे वाले में भी 5 है। तो ये बराबर रेजिस्टेंस के हैं, तो करंट बराबर बराबर बढ़ जाएगी। तो ऊपर वाली ब्रांच में भी 1 एम्पियर जाएगी और नीचे वाली ब्रांच में भी 1 एम्पियर जाएगी, क्योंकि टोटल करंट आ रही थी 2 एम्पियर। तो चाहे इस 2 ओम की बात करो या इस 2 ओम की बात करो, दोनों में करंट 1 एम्पियर ही होगी। डी पार्ट। An ammeter and a voltmeter are joined in series to a cell. Their readings are A and V respectively. If a resistance is now joined in parallel with the voltmeter, दोनों की रीडिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। तो बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया एक है आपके पास अमीटर और एक है आपके पास वोल्टमीटर, और इनको आपने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है किसी सेल से। कोई एक सेल है ये, ठीक। और आइडियल नहीं लिखा है तो दोनों को मैं रियल मान रहा हूँ। दोनों को क्या मान रहा हूँ, रियल। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा बट इन्फाइनाइट नहीं होगा। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। यहाँ से कुछ करंट जारी होगी और वो करंट जो है वो एमीटर मेजर कर रहा होगा, और जो वो करंट इनटू इस वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो मल्टीप्लाई करोगे तो वो वोल्टेज बनेगा, और वो वोल्टेज वोल्टमीटर मेजर करेगा, ठीक। मान लिया इसका रेजिस्टेंस आर ए है, इसका रेजिस्टेंस आर बी है, आर वी है, और ये मान लिया ई एम एफ ई है। तो करंट कितनी मेजर हो रही होगी, करंट, तो करंट आपकी होगी ई अपॉन आर ए प्लस आर बी, और ये जो रीडिंग होगी ये आपकी एमीटर की रीडिंग होगी, ठीक। वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी, तो वोल्टमीटर अपने अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेगा, तो वो हो जाएगी उसमें से पास होने वाली करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस। क्लियर। अगर हम करंट की वैल्यू डालेंगे तो यह आ जाएगा ई अपॉन आर ए प्लस आर वी इंटू आर वी। तो ये रीडिंग जो होगी ये वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। अब वो क्या कह रहे हैं वो समझिए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेजिस्टेंस है जो कि वोल्टमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आप एक रेजिस्टेंस वोल्टमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उससे होगा क्या, वो सारी चीज़ें समझनी है, ठीक। देखिए, जैसे ही आप वो रेजिस्टेंस वोल्टमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इस पूरे दोनों का नेट रेजिस्टेंस छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा हो जाएगा, यानी नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो आरवी से कम हो जाएगा। और अगर इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस आरवी से कम हो गया तो पूरे सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो बैटरी से जाने वाली करंट बढ़ जाएगी, यानी इस करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी एमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब ढंग से समझ लेना। वोल्ट मीटर के पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस लगाया है, तो इन दोनों का पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस, नेट जो रेजिस्टेंस होता है वो उसमें उन दोनों में जो छोटा वाला रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम हो जाता है। जैसे 2 और 3 का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालें तो वो नेट पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 2 से भी कम आएगा। तो आर और आर वी और आर जैसे आपने पैरेलल में लगाया तो उसका नेट रेजिस्टेंस जो सबसे छोटा वाला होगा उससे भी कम हो जाएगा।
ठीक, इसका मतलब पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो बैटरी से जाने वाली करंट बढ़ जाएगी, और जब करंट बढ़ेगी तो अमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, यानी अमीटर की रीडिंग तो बढ़ जाएगी। क्लियर? अब जरा समझिए, जब अमीटर से पास होने वाली करंट बढ़ गई, अमीटर की रीडिंग बढ़ गई, तो अमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी तो बढ़ जाएगा, और अमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ जाएगा तो वोल्ट, इस दोनों के अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कम हो जाएगी, अमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी। ए विल इंक्रीज, वी विल डिक्रीज। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे कम हुई? अमीटर की रीडिंग बढ़ गई क्योंकि करंट बढ़ गई। इतनी बात समझ में आई आपको? बिल्कुल ठीक है। अब जरा समझिए, अमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो होगा I इंटू आर ए, ये बनेगा अमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब जब करंट बढ़ी है तो अमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो E के बराबर ही है, और अमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ गया है तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कम हो जाएगी। तो आंसर क्या बना आपका? डी पार्ट। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वोल्ट मीटर रीडिंग इज, वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहे हैं कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, कितना नेट रेजिस्टेंस आ रहा है, और फिर ये रेजिस्टेंस और वो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में होंगे, और सीरीज में करंट सेम होती है, तो जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके अबाउट निकाल लेंगे यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और वही वोल्ट मीटर की रीडिंग बनेगी। ठीक, तो 100 और 200 का नेट निकालते हैं, कितना आएगा, तो आ जाएगा 200 इंटू 100 अपन दोनों का सम, तो 300, तो ये 200/3 आ गया। ठीक, तो नया डायग्राम बना लेते हैं। 5 वोल्ट की बैटरी है, पहले वाले का रेजिस्टेंस 100 ओम है, और दूसरे वालों का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 200/3 है। ठीक, सीरीज में करंट क्या होती है, सेम, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो आ रहा है आपस में, वो आ रहा है 100:200/3। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड कर लेते हैं तो 1:2/3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो 3:2 आ गया। और हमें इसके अक्रॉस बताना पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2/2 + 3 5, और टोटल इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट को हमें 3:2 रेशियो में बांटना है, तो एक के अबाउट 3 वोल्ट हो जाएगा, एक के अबाउट 2 वोल्ट हो जाएगा, टोटल 5 वोल्ट है ही, वो आ भी गया। 5 से 5 कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, ये 2 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग जो आएगी वो आपकी आएगी 2 वोल्ट, ए पार्ट। Two galvanometer A and B requires 3 milliampere current and 6 milliampere current to produce the same deflection of 10 division। तो ये पूछ रहे हैं कौन ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक, तो सेंसिटिविटी जो होती है वो होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। पहले वाले केस में डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट जो आएगा वो 10/3 आ जाएगा, 10 डिफ्लेक्शन या 10 डिवीजन पर 3 मिली एम्पियर करंट, पहले की करंट सेंसिटिविटी ये आ जाएगी। और दूसरे की जो करंट सेंसिटिविटी होगी, हमें कंपेयर ही करना है इसलिए मैंने मिली एम्पियर को नहीं चेंज किया, मिली एम्पियर ही रहने दिया। और दूसरे में की जो सेंसिटिविटी होगी वो आ जाएगी 10/6। तो किसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली पहले वाले गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको वैल्यू भी पता लग रही है, वैसे तो 10/3 बड़ा होता है, 10/6 छोटा होता है, लेकिन वैसे भी आप समझ सकते हो कि सिर्फ 3 मिली एम्पियर से 10 डिवीजन तक डिफ्लेक्शन हो गया, और उसमें 10 डिवीजन तक के लिए 6 मिली एम्पियर करंट फ्लो करानी पड़ी। तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव हुआ? सेंसिटिव वो होता है जो कम करंट से ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे देता है। थोड़ी सी करंट फ्लो करी, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो गया, वो बहुत हाईली सेंसिटिव हुआ। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन होगा? ए। In a potentiometer experiment, two cells of EMF E1 and E2 are used in series, and a balancing length is found to be 58 cm of the wire. If polarity of E2 is reversed, then the balancing length becomes 29 cm। ठीक, तो जब दोनों सेम पोलरिटी में लगे हैं तो नेट EMF जो आएगा वो E1 + E2 आएगा, और वो E1 + E2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, कितनी लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो वो है 58 सेंटीमीटर के प्रोपोर्शनल। फिर जब हमने E2 की पोलरिटी पलट दी तो अब जो नेट EMF आएगा वो E1 - E2 आएगा, और अब जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 29 सेंटीमीटर है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 29 सेंटीमीटर की। और आपको E1 और E2 का रेशियो निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करोगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, वो इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस 29 से कैंसिल करेंगे ये 2 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो ये आपका E1 प्लस E2 जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 2 टाइम्स E1 माइनस 2 टाइम्स E2। तो इधर आपका इधर आ जाएगा सिर्फ E1 और इधर आपका आएगा 3E2 और आपको निकालना है E1 अपॉन E2 का रेशियो। तो E1 अपॉन E2 का रेशियो आ रहा है 3:1। सी पार्ट। एन एमीटर ए एंड ए वोल्टमीटर वी एंड ए रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड एज शोन इन ए फिगर। इस तरह की सिचुएशन, ये है एमीटर, ये है वोल्टमीटर, ये है रेजिस्टेंस आर। वोल्टमीटर की रीडिंग कह रहे हैं 1.6 वोल्ट है और एमीटर की कह रहे हैं 0.4 वोल्ट है। तो आर के बारे में पूछ रहे हैं, आर क्या होगा। ठीक, वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी है, तो ये है 1.6 वोल्ट और एमीटर की रीडिंग कितनी है, तो एमीटर की रीडिंग है आपकी 0.4 एम्पियर और ये पूछ रहे हैं कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो ज़रा समझना, अगर वोल्ट मीटर और एमीटर आइडियल होते, आइडियल, तो आर की एक सर्टेन वैल्यू आती, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम। तो आंसर इस तरह से नहीं होते जैसे इसमें लिखा है इक्वल टू 4, एक ही है इक्वल टू 4, बाकी जो है वो कह रहा है ग्रेटर देन 4, लेस देन 4, बिटवीन 3 एंड 4। तो बिटवीन 3 एंड 4, ग्रेटर देन, लेस देन, तो इस तरह की सिचुएशन है। तो हमें जो एमीटर और वोल्ट मीटर मानने हैं वो रियल मानने हैं। ठीक है, कैसे पता लग रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। पहली बात तो क्वेश्चन में आइडियल दिया नहीं है, ठीक है, ऐसा कहा नहीं है, चलो उसको भी हम एक बार के लिए निगलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ऑप्शंस हैं वो इस तरह से डिजाइंड हैं, जैसे कह रहे हैं 4 से ज़्यादा है, 4 से कम, 3 और 4 के बीच में, इस तरह से ऑप्शंस हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन लिखा है इक्वल टू 4, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन इस तरह से। तो हम जो आंसर देंगे वो उसी हिसाब से देंगे, इनको रियल मान के। क्लियर? ठीक, तो कुछ चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। अगर ये आइडियल नहीं है, रियल है, फिर भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। पहली बात, वोल्ट मीटर अगर कह रहा है 1.6 वोल्ट, तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 वोल्ट होगा और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चाहे रियल सिचुएशन हो या आइडियल सिचुएशन हो। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल 1.6 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो एक बात पक्की हो गई कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो आपका 1.6 वोल्ट ही होगा। एक बात क्लियर। दूसरी बात, अगर ये एमीटर कह रहा है 0.4 एम्पियर, तो यहां से जाने वाली करंट 0.4 एम्पियर ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो 0.4 एम्पियर करंट आगे बढ़ेगी, सिंस वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, तो इस 0.4 एम्पियर का थोड़ा सा हिस्सा इस वोल्ट मीटर से पास करेगा, यानी इस रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट 0.4 एम्पियर से कम होगी। यानी इस वोल्ट मीटर से जो पास होने वाली करंट की वैल्यू है ये लेस देन होगी 0.4 एम्पियर। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो ओम्स लॉ अगर हम लगाएं V इक्वल टू आई आर, तो आर यहां से जो बनेगा वो आपका आ जाएगा डेल्टा V अपॉन आई। डेल्टा V तो एग्जैक्ट फिक्स है कि भाई 1.6 वोल्ट ही होगा, लेकिन जो करंट है वो 0.4 एम्पियर नहीं है, 0.4 एम्पियर से कम है। तो अगर मैं 0.4 से मुझे कम डालना चाहिए, अगर मैं 0.4 डालूंगा तो आंसर 4 ओम आएगा, और मैं अगर 0.4 से कम डालूंगा तो 4 ओम से ज़्यादा आंसर आएगा। इसका मतलब इसका आंसर बनेगा बी पार्ट, ग्रेटर देन 4 ओम। क्लियर? अगर ये सिचुएशन आइडियल होती तो एग्जैक्ट आंसर आता 4 ओम, तब आंसर ए पार्ट बनता, लेकिन ग्रेटर देन 4 ओम है तो ये ज़्यादा बेहतर आंसर है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी पार्ट। ये जो क्वेश्चन है ये हम पहले भी कर चुके हैं। 10% करंट जो कैल्विनोमीटर की शंट से पास करानी थी, मतलब कुछ इस तरह था क्वेश्चन, वो पहले भी आ चुका है, तो ये आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए माइक्रो एमीटर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। एक माइक्रो एमीटर है, उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम और फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो रेंज है, जो करंट है फुल स्केल डिफ्लेक्शन की, वो 50 माइक्रो एम्पियर है। अब उसको हमें वोल्ट मीटर की तरह यूज़ करना है ऑफ ए हायर रेंज। तो हम क्या करेंगे, उसमें एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। वोल्ट मीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में ऐड करते हैं, और हायर रेंज का एमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस शंट की तरह पैरेलल में यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, एक माइक्रो एमीटर है, मैं इसको गैल्वेनोमीटर मान लेता हूँ। इससे पास होने वाली जो मैक्सिमम करंट है उसकी वैल्यू IG लिख देता हूँ। वो कितनी है, वो है 50 माइक्रो एम्पियर, यानी 10⁻⁻⁻6 एम्पियर। इसका अपना रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, वो है 100 ओम, और इसको वोल्ट मीटर बनाना है तो इसके सीरीज में हम एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगाएंगे, और इक्वेशन जो बनती है वो ये बनती है डेल्टा V, जितनी रेंज का आप वोल्ट मीटर बनाना चाहते हो, डेल्टा V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस R। ठीक,
अब हम चेक कर लेते हैं, जैसे पहले वाले कह रहे हैं कि हमें 50 वोल्ट रेंज का बनाना है, ज़रा चेक कर लेते हैं कि कितना सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा वी हो गया 50 वोल्ट, आई जी कितना है, तो आई जी है 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू जी प्लस आर, जी है आपका 100, आर आपको फाइंड करना है। ठीक, तो ये 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻6 इधर जाएगा तो इधर 10⁻6 हो जाएगा, ये 10⁻6 इधर आके +6 हो जाएगा, और इसमें से 100 माइनस करोगे तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 10⁻6 जैसी वैल्यू रहेगी, 1 मिलियन में से आप 100 माइनस करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, फिर भी आप कहोगे तो 9 कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा आंसर आएगा, 10 किलो ओम नहीं आएगा। अगर इसमें से आप 100 माइनस भी करोगे तो ये जो आर आपका आएगा, तो 2 तो 0 दिख रहे हैं मुझे, और उसके बाद फिर सारे 9 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 9 दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 9,99,900 ओम। ऐसा तो कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये तो आंसर बना नहीं। ठीक है, पहला आंसर आपका नहीं है। दूसरा वाला चेक करते हैं, अगर 10 वोल्ट रेंज का बनाना हो तो डेल्टा वी की जगह क्या डालेंगे हम, 10। जरा उसको भी सॉल्व करते हैं। डेल्टा वी अगर 10 वोल्ट डालेंगे, आई जी कितना है, तो वो है 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू जी प्लस आर, जी जो है वो आपका है 100, और आर आपको निकालना है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर लाएंगे तो ये जाएगा 10⁻6। 10⁻6 को आप दे सकते हो 100 किलो ओम, 1000 किलो ओम अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 200 किलो ओम, लेकिन -100 ओम भी करना पड़ेगा, तो वो आर आएगा। तो जो आर है वो 200 किलो ओम -100 ओम है। ठीक है, लगभग 200 किलो ओम के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे तो ये आंसर मुझे ठीक दिख रहा है, लेकिन सिचुएशन ये है कि इसमें एक आंसर नन ऑफ दीज भी है। अगर ये नन ऑफ दीज नहीं होता तो मैंने बी पार्ट आंसर मार दिया होता। ठीक है, तो फिर अगर नन ऑफ दीज है तो फिर हम एग्जैक्ट बात करेंगे तो इसका आंसर बी पार्ट भी फिर नहीं होगा, ए भी नहीं है और बी भी नहीं होगा। अब जरा देखते हैं सी पार्ट आंसर। इसमें हमें क्या करना है, एमीटर से एमीटर ही बनाना है, लेकिन 10 मिली एम्पियर करंट का एमीटर बनाना है, तो रेजिस्टेंस जो है ऑब्वियसली पैरेलल में कनेक्ट होगा। जरा उसको देख लेते हैं बना के। तो एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे। ये है आपका गैल्वेनोमीटर, सारी वैल्यूज आपको पता है, उसके पैरेलल में आपने क्या लगाया, शंट। ठीक, गैल्वेनोमीटर जो करंट फ्लो करा रहा है वो 50 माइक्रो एम्पियर है। तो अगर इसको मिली एम्पियर में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये आपकी आ जाएगी 0.05 मिली एम्पियर। अब आप जो एमीटर बनाना चाह रहे हो वो 10 मिली एम्पियर का बनाना चाह रहे हो, 10 मिली एम्पियर का। तो 10 मिली एम्पियर में से इसमें कितनी जाने वाली है, तो इसमें जाने वाली है 0.05 मिली एम्पियर, और इसमें कितनी जाएगी फिर, तो इसमें जाएगी 9.95 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है 100 ओम, और इसका रेजिस्टेंस एस हमें फाइंड करना है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो पोटेंशियल सेम कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो करंट है 0.05 मिली एम्पियर में रहने देते हैं क्योंकि नीचे भी मिली एम्पियर है, इंटू रेजिस्टेंस हो गया 100 ओम, इज इक्वल टू नीचे करंट कितनी है 9.95 मिली एम्पियर इंटू शंट के बारे में आपको पता लगाना है एस। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो ऊपर हो गया ये जो शंट की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे तो हो गया ये 500, और डिवाइड करना पड़ रहा है 995 से, तो ये अप्रॉक्सीमेट हाफ आ जाएगा, यानी 0.5 ओम आएगा, 1 ओम नहीं आएगा। ठीक है, 995 को अगर आप 1000 मान लोगे तो ये हाफ आ जाएगा, तो ये आपका 0.5 ओम के आसपास आएगा, 1 ओम नहीं आएगा। तो ये सी पार्ट भी सही नहीं है, ना ए सही था, ना बी सही था, ना सी सही था, तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट। तो इसका आंसर बनेगा डी पार्ट। ठीक, अगर डी नहीं होता तो हमने कौन सा आंसर मार दिया होता, तब हमने बी पार्ट आंसर मार दिया होता, क्योंकि आप बी पार्ट का जो आंसर है वो बहुत ही क्लोज था। क्लियर? A 36 ohm galvanometer is shunted by resistance of 4 ohm. The percentage of total current passing through the instrument is, ठीक है, टोटल करंट का कितना परसेंटेज जाएगा। ठीक है, बना लेते हैं, यही डायग्राम है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 36 ओम, और ये जो शंट लगाया उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, और टोटल ये इस करंट को मान ले रहा हूँ मैं आई नॉट। तो ये पूछा जा रहा है कि टोटल करंट का कितना हिस्सा जो है वो गैल्वेनोमीटर से पास करेगा। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। रेजिस्टेंस का रेशियो 36:4 मतलब 9:1 है, तो करंट का रेशियो आएगा 1:9। तो टोटल करंट का
एक हिस्सा जाएगा इंस्ट्रूमेंट में से, गैल्वेनोमीटर में से, तो 9 हिस्से जाएंगे शंट में से। तो टोटल करंट का कितना कितना रेशियो हुआ, तो वो आया आपका 1/10 पार्ट तो जाएगा, 1/10 ऑफ आई नॉट तो जाएगा इंस्ट्रूमेंट में से, और 9/10 ऑफ आई नॉट जो जाएगा वो आपका जाएगा शंट में से। यानी टोटल करंट का 10% हिस्सा जा रहा है इंस्ट्रूमेंट में से और 90% हिस्सा जाएगा शंट में से। सो योर आंसर इज बी पार्ट। When an additional resistance of 90-80 ohm is connected in series with the voltmeter, the scale division reaches 100 times larger value। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया। अगर सिर्फ आपका गैल्वेनोमीटर जो होता है, या सिर्फ गैल्वेनोमीटर मान के चल रहा हूँ, मान लिया सिर्फ गैल्वेनोमीटर था ये पहले, फिर उसको एक बड़े वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया, पैरेलल में आपने सीरीज में आपने एक रेजिस्टेंस लगा के, ठीक। मैक्सिमम करंट तो अभी भी कितनी रहेगी, IG। तो जरा ढंग से समझना, ठीक। पहले केस में जब आपने एडिशनल रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, ठीक है, तब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की वो आपकी होगी IG इंटू जी। क्लियर। फिर आपने जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया तो अब जो नई वैल्यू होगी डेल्टा वी डैश, तो वो आपकी हो जाएगी IG इंटू जी प्लस आर। और कह रहे हैं ये जो नई वैल्यू है वो पुरानी वैल्यू से 100 टाइम्स ज़्यादा है, यानी डेल्टा वी डैश जो है वो 100 डेल्टा वी के बराबर है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बता दो। वोल्ट मीटर को मैंने क्या मान लिया, गैल्वेनोमीटर मान लिया, ठीक है। अगर हम एकदम वोल्ट मीटर मान के करें तो देखिए कैसे करते हैं इसको, समझिए। मान लिया पहला एक वोल्ट मीटर था, तो वोल्ट मीटर में अंदर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर भी लगा होगा और एक उसके साथ एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी लगा होगा। इसका नाम मैंने रख रहा हूँ R0। और वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती है डेल्टा वी, वो आपकी होगी IG इंटू जी प्लस R0। क्लियर। अब आपने क्या किया, इस वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया R, और उसकी जो रेंज है वो 100 टाइम्स बढ़ गई। यानी अब वो जो रीड करेगा वो 100 डेल्टा वी के बराबर रीड करेगा, और उसकी वैल्यू आएगी कितनी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी IG इंटू, अब जो नेट रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा G प्लस R0 प्लस R। ठीक। तो आपसे वोल्ट मीटर की ही रीडिंग पूछ रहे हैं, और ये जो R है ये आपको दिया, ये कितना दिया, ये दिया 90-80। तो R की जगह हम क्या डाल देते हैं यहाँ पे 90-80, 1980। और आपको G प्लस R0 की कंबाइंड वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सेकंड अपॉन फर्स्ट। तो इधर तो आ जाएगा 100, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा G प्लस R0 प्लस 90-80 अपॉन G प्लस R0। क्लियर। अब G प्लस R0 से अगर हम दोनों इसको इधर ले आते हैं तो ये 100 G प्लस R0 और ये G प्लस R0, और फिर इसको लाके माइनस करेंगे तो इधर आपका आ जाएगा 99 टाइम्स G प्लस R0, और इधर आपका आ गया 90-80, और आप 99 से डिवाइड करोगे तो 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 20 ओम होगा। बी पार्ट। क्लियर। बाई मिस्टेक ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड एन एमीटर इन पैरेलल। ठीक, गलती से हमने वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो सर्किट में क्या डैमेज होगा, क्या डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ढंग से समझना है क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, इसकी कई सारी सिचुएशंस क्रिएट होंगी और उसमें बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और एमीटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो हम देखेंगे क्या हो सकता है। देखिए अब यहाँ अलग से समझेंगे इसको, मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके समझाऊंगा। वोल्ट मीटर को हमने कर दिया सीरीज में कनेक्ट, तो ये तो रहा आपका वोल्ट मीटर, और कोई रेजिस्टेंस है R, और उसके साथ पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एमीटर। ये पूरा सिस्टम है, और यहाँ ये कोई बैटरी कनेक्टेड है, कोई EMF की बैटरी है। ठीक, तो जरा समझना है सिचुएशन होगी क्या इसमें। एमीटर इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट है, तो इनका नेट रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है, तो नेट रेजिस्टेंस इनका बहुत कम हो जाएगा। बट वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस में इसका कुछ तो ऐड करोगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा।
तो सबसे पहली बात तो है कि यहाँ से निकलने वाली जो करंट है वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन वो करंट रिड्यूस होने के बावजूद अगर वो करंट IG से ज़्यादा बनी रही, IG मतलब क्या है, तो इस वोल्ट मीटर के अंदर जो गैल्वेनोमीटर लगा होगा उसकी जो मैक्सिमम करंट होगी अगर वो उससे ज़्यादा बनी रही तो ये वोल्ट मीटर बर्न हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर वो करंट IG से कम हो गई तो वोल्ट मीटर बर्न नहीं होगा, ठीक है। इस केस में वोल्ट मीटर बर्न हो जाएगा और इस केस में वोल्ट मीटर बर्न नहीं होगा, वो सही काम करता रहेगा, ठीक है। एमीटर किसी भी केस में बर्न नहीं होगा। क्यों नहीं बर्न होगा एमीटर? क्योंकि एमीटर को तो बहुत हाई करंट पास कराने की आदत है, क्योंकि उसके पास तो पैरेलल में शंट लगा है, जितनी भी एक्स्ट्रा करंट आती है शंट से पास कर जाती है, ठीक है। तो एमीटर तो बर्न नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वोल्ट मीटर बर्न हो सकता है कब? अगर वो करंट, जैसे मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, ये एमीटर है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। एमीटर और रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यानी अगर एमीटर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उससे भी कम नेट रेजिस्टेंस बनेगा। बट इसके सीरीज में ये बहुत हैवी रेजिस्टेंस लगा है, तो ये बहुत हैवी रेजिस्टेंस के साथ अगर ये बहुत कम भी ऐड करोगे तब भी आंसर बहुत हैवी आने वाला है, और यहाँ से जाने वाली जो करंट है फिर बहुत ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। और जब वो करंट रिड्यूस होगी तो दो केस हो सकते हैं। अगर वो करंट इतनी कम हो गई है कि IG से भी कम हो गई है तो वोल्ट मीटर भी बर्न नहीं होगा, एमीटर भी बर्न नहीं होगा। लेकिन अगर वो करंट कम तो हुई है लेकिन उतनी ज़्यादा कम नहीं हो पाई कि IG से कम हो जाए, IG से वो वैल्यू ज़्यादा ही रही है, तो ये वोल्ट मीटर जो है वो बर्न हो जाएगा। तो ये दो सिचुएशन है इसमें, क्लियर? तो आंसर क्या बनेगा? बोथ एमीटर एंड वोल्ट मीटर विल बी डैमेज, गलत है। नीदर, ये भी गलत है। अगर डैमेज होना होगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा डैमेज होगा? अगर होना होगा तो कौन सा डैमेज होगा आपका? ओनली द वोल्ट मीटर मे बी डैमेज्ड, हो सकता है, जरूरी नहीं हो जाए। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको भी बहुत ढंग से समझना है आपने। A potentiometer having a potential gradient of 2 millivolt per centimeter is used to measure the difference of potential across a resistance of 10 ohm in some circuit। ठीक है, एक पोटेंशियोमीटर है, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको दिया है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका 2 मिली वोल्ट है, ठीक। पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? 2 मिली वोल्ट, या 2 इंटू 10⁻³ कर लेते हैं इसको, वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को लिए सही यूनिट बना लेते हैं, चलो इसको। तो मिली वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² हो जाएगा। तो ये आपका आया 0.2 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर हमने यूनिट बना ली, ठीक। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस था, उसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस पोटेंशियोमीटर वायर को हम यूज कर रहे हैं, इस पोटेंशियोमीटर को यूज कर रहे हैं, ठीक। इफ द लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज रिक्वायर्ड टू गेट द नल पॉइंट, ठीक है। बैलेंस होने के लिए 50 सेंटीमीटर लेंथ चाहिए, आधा मीटर लेंथ चाहिए आपको, ठीक। तो करंट कितनी पास करेगी ये पूछ रहे हैं। तो ये बताओ, 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस तो आपको 0.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आधा मीटर के अक्रॉस तो 0.1 वोल्ट होगा। इसका मतलब उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका 0.1 वोल्ट हो जाएगा, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको दिया है 10 ओम। तो करंट कितनी पास करेगी? जो करंट आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा V अपॉन R। तो ये आपकी हो गई 0.1 अपॉन 10, यानी 0.01 एम्पियर, और मिली एम्पियर में अगर इसको लिखना होगा तो ये 10 मिली एम्पियर करंट उससे पास कर रही होगी, क्लियर? सो योर आंसर इज डी पार्ट, क्योंकि आंसर आपको मिली एम्पियर में पूछा गया। इन द सर्किट शोन हियर द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर आर। ये सिचुएशन है, इसमें एमीटर और वोल्टमीटर की आपसे रीडिंग पूछी गई है, ठीक। अब एग्जैक्ट रीडिंग्स हैं, ये रीडिंग नहीं है कि ग्रेटर देन इतना, लेस देन इतना। तो हम सारी चीजें क्या मान के सॉल्व करेंगे? आइडियल मान के सॉल्व करेंगे, क्लियर? तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो इस ब्रांच में से कोई करंट जाएगी नहीं, तो इस 6 वोल्ट से जो करंट निकलेगी वो इस ब्रांच से ऐसे होती हुई और इस तरह से ये वापस आ जाएगी। कितनी करंट जाएगी? वो जो करंट होगी वही एमीटर की रीडिंग होगी। तो 6 वोल्ट की तो लगी है बैटरी, और पूरे रास्ते में रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? तो 6 ओम ये है, 4 ओम ये, 11 ओम ये हो गया, सॉरी 10 ओम ये हो गया, और 1 ओम ये, 11 ओम ये हो गया टोटल, डिवाइडेड बाई 11।
तो ये हो एम्पियर, ये आपका बनेगा एमीटर की रीडिंग। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो बैटरी के अक्रॉस लगाया और बैटरी डिस्चार्जिंग स्टेट में है, तो इसके अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ई माइनस आई आर के फॉर्मेट का होगा। ई कितना है, तो ई है आपका 6 वोल्ट, माइनस आई कितना है, तो आई है आपका 6/11 और आर जो है वो 1 है। तो ये आपका आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 66 माइनस 6 मतलब 60/11 वोल्ट। सो योर आंसर इज डी पार्ट। For a cell of EMF 2 volt, a balance is obtained for 50 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। 2 वोल्ट का सेल है और बैलेंस पॉइंट मिला 50 सेंटीमीटर पे। फिर सेल को हमने शंट कर दिया 2 ओम रेजिस्टेंस से, तो बैलेंस पॉइंट मिला 40 सेंटीमीटर वायर पे। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं सेल का कितना होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का होगा वो सिंपल फॉर्मूला है, स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है कैपिटल आर इंटू L1/L2 माइनस 1। L1 वो बैलेंसिंग लेंथ होती है जो डायरेक्ट सेल को जब हम डायरेक्ट लगाते हैं ईएमएफ मेजर करने के लिए, तो जो बैलेंसिंग लेंथ होती है वो L1 होती है। फिर जब हम शेल को शंट कर देते हैं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तब जो बैलेंसिंग लेंथ आती है वो L2 आती है। दोनों ही आपको दिए, डायरेक्ट वाले में 50 है और शंट करने के बाद 40 है। सारी वैल्यू दी हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आर जो है वो 2 ओम से शंट किया आपने, पहले वाले केस में 50, दूसरे वाले केस में 40, तो ये आपका हो गया 5/4, 1.25 माइनस 1.25, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ए बी इज ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का वायर है और उसका अपना रेजिस्टेंस जो है 10 ओम दिया हुआ है और हमने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है और ये 40 ओम का रेजिस्टेंस, ये 40 ओम है और ये 10 ओम है, ठीक। और एक अननोन बैटरी है ईएमएफ की, वो 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रही है, उसका ईएमएफ हमें निकालना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे करंट कितनी फ्लो करेगी ऊपर वाले वायर में, ऐसे करंट आएगी इस तरह से, तो करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 वोल्ट की, तो है आपकी बैटरी, और नीचे वाले वायर का 10 ओम रेजिस्टेंस है और ये जो है वो 40 ओम रेजिस्टेंस है, तो 50 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर, तो 2/50 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। अब इस 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि इसका करंट आपको पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो रेजिस्टेंस इनटू करंट मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का होगा। तो 100 सेंटीमीटर का है 10 ओम, तो 40 सेंटीमीटर का होगा 4 ओम, और करंट आपको पता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है जो कि EMF E के बराबर होगा वो IR के बराबर होगा। I है आपका 2/50 और R है आपके पास 4 ओम, तो ये आ जाएगा 8/50, तो ये आ गया 16/100, दैट मीन्स 0.16 वोल्ट, डी पार्ट।